जहाँ पे सरहद पार से गोलाबारी की गई है आम पाकिस्तानियों के ऊपर, और ये गोलाबारी अफ़गानिस्तान की तरफ से हुई है। वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्सेज हैं अफ़गानिस्तान की, उन्होंने गोलाबारी की है जिससे 6 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। अब तक जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, अब तक की इत्तला के मुताबिक 6 से 7 लोग शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी जान खतरे में है, जबकि 17 ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया। और ये तफसीलात जो है वो ISPR ने जारी की है। चमन का इलाका जो है ये लगभग 125 से 150 किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से, और वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर तजारत होती है। रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोग सरहद के दोनों तरफ आते जाते हैं, और वहाँ पे ये फायरिंग हुई है। यहाँ पे गोले गिराए गए हैं और जो शेलिंग की गई है उसके नतीजे में 6 लोग शहीद हुए हैं, और वो पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बदंजो ने चमन शहर में गोले गिरने और उसमें लोगों के शहीद होने के वाक़े के ऊपर तशवीश का इजहार किया और कन्फर्म किया है कि सरहद पार से ये गोले फायर किए गए हैं। अब ये पहला वाक़या नहीं है। जो अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी है तालिबान की, तब से लेकर अब तक गुज़िश्ता चंद महीनों में छोटे बड़े वाक़यात होते चले आ रहे हैं। कभी फायरिंग का वाक़या हो जाता है, कभी इस नौइयत का वाक़या हुआ है और आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, जबकि इसका जवाब पाकिस्तान की फ़ौज ने दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन कोशिश की है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान वाली साइड के ऊपर जो आम शहरी रहते हैं उनमें से किसी को नुकसान ना हो। पाकिस्तान जो है वो बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक़ रखना चाहता है और हमेशा की तरह चीज़ों को हल करना चाहता है अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं जो अफसोसनाक है। कभी वहाँ से TTP के लोग दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो मामला रिजॉल्व नहीं हो पा रहा कि TTP के जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का मामला रखा जाएगा, किस तरीके से मुज़ाकरात होंगे और कैसे ये मसला हल होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अफ़गान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा, और ये वाक़यात बढ़ने की वजह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान की एक सरहद है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, ये सबसे बड़ी सरहद है, और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमेशा पाकिस्तान में आता है दहशतगर्दी की सूरत में। और पाकिस्तान ने बड़ा अरसा इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया है। 52% पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से क्लेम किया जा रहा है। और दहशतगर्दी के वाक़यात में ये इजाफा इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। यही अफ़गानिस्तान है गुज़िश्ता साल जब यहाँ से अमरीकी इनखला कर रहे थे और जब अमेरिकन यहाँ से अफ़गानिस्तान को छोड़ कर निकल रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को ये बताया जा रहा था इदारों की जानिब से कि वहाँ सबसे बड़ा लूज़र भारत है। जो फोर्सेस आई हुई थी पूरी दुनिया से, नेटो फोर्सेस, उनका इनखला हो रहा है और वो अफ़गानों के साथ लंबी जंग के नतीजे में नाकाम होकर वापस जा रहे हैं। इसको तालिबान की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था, और चंद महीनों के अंदर बढ़ते बढ़ते तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। कुछ इलाकों में जो इत्तेहादी फ़ौजें यहाँ से गई हैं उन्होंने कोशिश की कि कोई ना कोई मुज़ामत बाकी रहे, लेकिन इस मरतबा वो इलाके भी तालिबान के कंट्रोल में चले गए जो इलाके माजी में मुल्ला उमर के कंट्रोल में भी नहीं आए थे। यानी ये तालिबान की अब तक की अफ़गानिस्तान की सबसे मजबूत हुकूमत करार दी जाए तो गलत नहीं होगा। कंट्रोल बहुत बड़े पैमाने पर है उनका, और अब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे इश्यूज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल इसको भारत की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया गया था। मैंने खुद इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स किए थे, और जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते थे। भारत को जिस हालत में निकलना पड़ा अफ़गानिस्तान से, जैसे उन्होंने अपने सफारत खाने, अपने कौंसल खाने खाली किए और जिस तरीके से वहाँ से डॉक्यूमेंट मिले और चीज़ें मिली, तो इससे पता चलता है कि भारत को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद अफ़गानिस्तान में नाकामी हुई थी, और पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान के उस वक्त के DGISI तशरीफ़ ले गए थे काबुल, और वहाँ पे उन्होंने चाय का कप हाथ में उठाया था, और इस पे भारत में बहुत आग लगी थी, क्योंकि जो चाय का कप है वो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ देता है, क्योंकि उससे ठीक 2-2.5 साल पहले अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था जिसमें भारत के 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, और अभिनंदन को पकड़ लिया था और उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़ के कहा था कि द टी इज़ फैंटास्टिक। तो फिर वहाँ पे काबुल के होटल में हाथ में लेकर चाय का कप जब खड़े थे पाकिस्तान के ISI के चीफ, तो उससे भारत के अंदर काफ़ी गम गुस्सा था और बड़ी उनको तकलीफ थी। तो पाकिस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि अफ़गानिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत से पाकिस्तान एक नई तरह के ताल्लुकात रखेगा, और इन ताल्लुकात के नतीजे में सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान के नए रास्ते खुलेंगे। मिसाल के तौर पे तापी का जो एक मंसूबा था जिसमें एक गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा
मनसूबा है जो इंडिया तक जानी थी, उससे पाकिस्तान मुस्तफीद हो सकता था, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा था। तुर्कमानिस्तान से, ताजिकिस्तान से ये शुरू होने जा रही थी, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर आगे इंडिया। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर से ज़मीनी रास्ते हैं सेंट्रल एशिया के लिए, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनने जा रहे थे। फिर बहुत सारी मादनियात तक पाकिस्तान का दस्तरस हो सकती थी, पाकिस्तान को हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेज और दीगर चीज़ों के हुसूल में आसानी पैदा हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान देख रहा था अपने फ्यूचर के तौर पे, और पाकिस्तान को नई मंडियां मिलने की तवक्कुआत थी, और रशिया तक, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान को एक एक्सेस मिल रही थी अफगानिस्तान के रास्ते से, क्योंकि अमन कायम होने जा रहा था और पाकिस्तान के लिए वहां एक नई हुकूमत थी जिसके साथ पाकिस्तान नए सिरे से ताल्लुकात बना रहा था। क्योंकि उससे पहले जो वहां पे हुकूमत मौजूद थी वो भारत नवाज हुकूमत, उसको पाकिस्तानी करार देते थे। भारत का बहुत इन्फ्लुएंस था, भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई थी, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत थी या उससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में मार्जिन कम रहा है उस दौरे हुकूमत में, उन अदवार में। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ और वहां पे तालिबान आए तो पाकिस्तान को लगा कि अब हम एक नए सिरे से ताल्लुकात बनाएंगे और मौसर तरीके से काम करेंगे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जो किया था इमरान खान साहब ने, वो ये किया था कि जो ट्रांजिट का एक पाकिस्तान का एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ, उसके तहत अफगानिस्तान को ये अलाउ कर दिया था कि वो अपने ट्रकों के अंदर माल लाद कर भारत को दे सकते हैं, लेकिन भारत को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना माल अफगानिस्तान पहुंचाए। तो ये एक तालिबान की हुकूमत के साथ बड़ा पॉजिटिव पेशरफ्त था पाकिस्तान का। अभी चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन उस दौरान में पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बन गई। नई हुकूमत ने अफगानिस्तान के ऊपर से तवज्जो काफी हद तक कम कर दी। हालांकि यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रशिया, चाइना, सी पैक और इन चीजों को लेकर मगरिब के अंदर एक बेचैनी थी, और उस बेचैनी की वजह से पाकिस्तानियों ने ज्यादा रुख किया मगरिब की जानिब। पाकिस्तान की नई हुकूमत के जो हुक्मरान हैं उन्होंने तमाम दौरे मगरिब के किए हैं, ज्यादातर मगरबी ममालिक में गए हैं, यूरोप में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, मिडिल ईस्ट में गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं। इस तरफ उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है, वो कि चाइना का भी एक दौरा है। लेकिन यहां अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान के वजीर खारजा गुज़िश्ता 8 महीनों से अफगानिस्तान नहीं गए, और उन्होंने हिना रब्बानी खर को अफगानिस्तान भेजा चंद हफ्ते पहले, लेकिन वो टूर नाकाम हुआ। वो इसलिए नाकाम हुआ कि एक तो वो गैर संजीदा था और उसमें कुछ चीज़ें तय करने की कैपेसिटी भी नहीं थी, और वहां पे वजीर खारजा का ना जाना, अब अफगान तालिबान उसको कैसे देखते थे कि अमेरिकन ने अपने बेहतरीन ऑफिसर्स को भेजा था इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। सऊदी अरब ने, तुर्की ने, सब ने अपने बेहतरीन लोग और अपने बड़े ओहदेदारों को इस काम पर लगाया था। पाकिस्तान ने हिना रब्बानी खर को भेजकर एक गैर संजीदगी का, ऐसा लगता है, मुजाहरा किया, और उसका कोई अच्छा रिएक्शन अफगानिस्तान से भी नहीं आया। ये मेरा एनालिसिस है। और उसके बाद बिलावल जरदारी जो हैं वो अभी तक गए ही नहीं अफगानिस्तान में। वो यूरोप के टूर पे हैं, वो जाते हैं उस तरफ जहाँ फीफा वर्ल्ड कप हो जाए, वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, वो यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वो उस तरफ ज़्यादा रहते हैं। इस तरफ वो कम आते हैं, पाकिस्तान के दौरे पर भी कम आते हैं। कभी आए पाकिस्तान के दौरे पर, सैलाब मुतासरीन की हालत देखें, उनका भी ख्याल रखें। लेकिन ये जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है, तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। मौजूदा हुकूमत का अफगानिस्तान के पूरे इशू को एक साइड पर रख देना, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर इंटरफेयर ना करना, उसके मामले के ऊपर तवज्जो ना देना और अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना, इसकी वजह से भारत को या पाकिस्तान के मुखालिफिन आप कह सकते हैं, उनको यह मौका मिला होगा या उनको यह मौका मिला है कि वो दोबारा से पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को वहां पे एक्टिवेट कर सकें, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर सकें और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को उभार भी सकें। अब नतीजा ये निकल रहा है कि लगातार पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कभी खबर आती है कोई बाढ़ उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उखाड़ के ले जा रहा है, कभी आती है फायरिंग का वाकया हो गया है, कभी आती है कि लोगों को दाखिल किया गया है, कभी आती है कि अब शहरियों के ऊपर अटैक कर दिया गया है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है, जिसको हम कदरे महफूज समझते थे और हमें लगता था कि अब मगरबी सरहद से हमारी तवज्जो हट जाएगी और हमारे ऊपर जो एक प्रेशर बड़े लंबे अरसे से था वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो अब एक नया चैलेंज है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कि अब इस एरिए को पूरे को नए सिरे से उनको देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान की हुकूमत की ये कैपेसिटी दिखाई नहीं देती कि वो अब अफगान हुकूमत के साथ उस तरीके से अपने मामलात को चलाए जैसे माजी में चल रहे थे। और तवज्जो भी आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की बटी रही बहुत सारे दीगर मामलात में। तो अहम तरीन जो खित्ते के मामलात हैं वो पाकिस्तान से नज़रअंदाज हुए हैं। बदकिस्मती है हमारी। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने कहा कि हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं कि चमन का वाकया क्यों पेश आया। जो सुहेल शाहीन है अफगान तालिबान के तर्जुमान, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि
इज्तनाब करना चाहिए, मजीद तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। हम इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं और हम बताएंगे तफ्तीश करने के बाद ये वाक़या क्यों पेश आया, और दोनों मुल्कों को मिलकर आगे काम करना चाहिए। उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया है। देखिए, अफगान तालिबान जो हैं, उनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ये तवक्को करके बैठा था कि ये वाला जो पोर्शन है पाकिस्तान का, ये हमेशा के लिए रिजॉल्व हो गया है, लेकिन वहाँ लगातार एंगेजमेंट की ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने सबसे बढ़ के मदद की थी, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा हेल्प आउट किया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को बार बार मुश्किलात का सामना इसी सरहद की तरफ से करना पड़ रहा है। अब इससे निकलना कैसे है, ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को करना है, क्योंकि इस हुकूमत के अंदर इस किस्म के कोई जरासीम नहीं है कि ये इस तरह के सीरियस, बारीक और हसास मामलात के ऊपर कोई फैसला सादी कर सकें या उनको रिजॉल्व कर सकें। ये क्लियर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा डिप लग गया है और IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। पैसे ना देने के पीछे जो बड़ी वजूहात हैं, उनमें एक तो ये है कि पाकिस्तान IMF के अहदाफ पूरे नहीं कर पाया, जो टारगेट्स उन्होंने दिए थे वो पूरे नहीं कर पाया। मिफ्ता इस्माइल इतनी मुश्किल बातें मानकर आ गए थे कि वो पूरी की नहीं जा सकती थी। इसहाक डार साहब ने उन बातों को मानने से इनकार किया, तो IMF अब आ ही नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, जायजा के लिए भी नहीं आ रहा, बातचीत भी आगे नहीं बढ़ रही। दूसरा, पाकिस्तान ने जो सैलाब मुतासरीन के हवाले से एक सर्वे करके दिया, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सर्वे करार दिया गया, यानी हकायक से मुनाफी है। पाकिस्तान ने उसमें इस तरह के हकायक शामिल किए जो गलत थे, और जो अंदाजे और तखमीने बताए वो मुमकिन ही नहीं थे। और फिर उसके बाद जो पैसा सैलाब मुतासरीन के लिए मिला वो कहाँ गया, वो आज तक पता ही नहीं चल रहा। तो इन चीज़ों की वजह से IMF पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहा। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत अपना एतबार कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। और डार साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क की सिमत दुरुस्त है, अपोजिशन के कहने के बावजूद मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, ये हम सबकी ख्वाहिश है। लेकिन अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करना तो उसके लिए बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब इस कौम को बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। 8 महीना पहले जो कौम ये सोच रही थी, या जो इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे नया एक यूनिट लगाते हैं, मजीद काम को बढ़ाते हैं, लेबर नहीं मिल रही थी, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही थी टेक्सटाइल के शोबे में, अब वहां पे लोग लाखों की तादाद में फारिग बैठे। 8 महीने के अंदर पाकिस्तान के तमाम जो आदाद शुमार हैं मईशत के, तमाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, फैक्ट्रियों की बंदिश, एक्सपोर्ट्स में कमी, रेमिटेंसेस में कमी, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, तमाम चीजें अगर आप करें तो सबके अंदर पाकिस्तान बुरी तरह फ्लॉप हुआ है गुज़िश्ता 8 महीनों के अंदर। और अब उसका इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे ऐसा आ रहा है कि मार्केट के अंदर से डॉलर गायब हो गया है। जब मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा, 260 रुपए का, 265 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा, तो लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। अब ये कराची से खबर आई है, IMF से 4 साल कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली मजमूई रकम 6.5 अरब डॉलर है, जबकि सरमायाकारों ने अफराते ज़र का मुकाबला करने के लिए 30 सितंबर 2022 को खत्म होने वाली समाई के दौरान इससे भी ज्यादा रकम से सोने की खरीदारी कर ली है, जो तकरीबन 8 अरब डॉलर बनती है। तो पाकिस्तान में लोगों ने 8 अरब डॉलर का सोना क्यों खरीदा? सिर्फ 3 महीने के अंदर सरमायाकारों की जानिब से 13 टन सोना खरीदा गया है। यह सोना क्यों खरीदा गया? और एक हिस्सा अब भी ब्लैक मार्केट में डॉलर में सरमायाकारी करके पैसा बना रहा है सरमायाकारों का, और ये माफियत है जो ये काम कर रहे हैं। तो इतना सोना खरीदे जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों को अब पैसे पे एतबार नहीं रहा। सरमायाकारों को यह लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो रुपए की कदर खत्म हो जाएगी और उनका रुपया जो है वो कागज के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा उनको सोना या डॉलर चाहिए। अगर मार्केट में डॉलर है, सही प्राइस पे मिल रहा है तो डॉलर लेंगे, अगर डॉलर सही प्राइस पे नहीं मिल रहा तो फिर सोना ले लेंगे और सोने से काम चलाएंगे, उसको इकट्ठा करके रख लेंगे। और वो तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और सोने की प्राइस जो है वो उसी तरह रहती है। अब ये सिचुएशन पाकिस्तान में बदकिस्मती से पैदा हो चुकी है और यहां तक पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है। अभी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए और ये बेचैनी ख़त्म हो, ताकि अभी 2 बहरान और आने वाले हैं, गंदम का भी और गैस का भी। अगर ये बहरान भी आ गए तो लोगों की पसली टूट जाएगी और पाकिस्तान के जो करता धरता है उनको तो ख्याल है ही नहीं। यानी सहूलतकारों ने ऐसी सहूलत फराम की है इसहाक डार की सूरत में कि पूरा पाकिस्तान जो है, वो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि वेंटिलेटर पे है, तो एग्जैक्टली पाकिस्तान वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया इन्होंने। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।